आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे और यह करंट अफेयर्स केजीएस संस्थान द्वारा लाया गया है। इससे पहले हम लोग अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्च मंथ का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। हेलीकॉप्टर प्रचंड से में सह पायलट के रूप में उड़ान पोखरण फायरिंग रेंज और परमाणु परीक्षण स्थल का हवाईलोकन। राष्ट्रपति व सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं और 21 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी हैं। तो प्रचंड भारत का स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये, और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रपति ने पायलट यूनिफॉर्म में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी और ग्रुप कैप्टन एनएस बहुआ थे। मुख्य पायलट ग्रुप कैप्टन एनएस बहुआ थे और इनके साथ में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और साथ उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कॉकपिट से देशवासियों हेतु संदेश प्रसारित किया और सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण तथा परमाणु परीक्षण स्थल का हवाई अवलोकन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभ्यास वायु शक्ति। 27 फरवरी 2026 को पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल, सुखोई, तेजस और मिराज 2000 की युद्ध क्षमता का प्रदर्शन हुआ और इसके आयोजनकर्ता भारतीय वायुसेना थे। और 27 फरवरी 2026 को हुआ पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर, राजस्थान में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दिन रात दोनों परिस्थितियों में आधुनिक युद्ध क्षमता, तत्परता व सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन। और इसमें राफेल, सुखोई SU-30 MKI, तेजस व मिराज 2000 और निर्देशित बमों व मिसाइलों से सटीक हमले वाले शामिल थे और विशेष अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय नौसेना के बेड़े में INS अंशदीप का शामिल होना। SWC श्रेणी का तीसरा पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन किया गया है। ये GRSE द्वारा निर्मित है। कमीशनिंग के विवरण के बारे में हम लोग देखें तो 27 फरवरी 2026 को नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा चेन्नई बंदरगाह पर औपचारिक समारोह में कमीशन हुआ और उसकी अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। और यह उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा पोत है और इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं बढ़ाना व तटीय निगरानी मजबूत करना। डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य हेतु डिजाइन स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार व सेंसर पैकेज से लैस है। इसकी लंबाई 77 मीटर है और अधिकतम गति 25 नॉट प्रति घंटा है और इसका नामकरण कारवार, कर्नाटक तट से दूर स्थित ऐतिहासिक द्वीप अंशद्वीप के नाम पर है। GRSE द्वारा इस श्रेणी के कुल 8 पोतों का निर्माण होना है, जबकि पहला पोत है INS अर्नाला जिसको 18 जून 2025 को ही कमीशन किया गया और दूसरा पोत है INS एंद्रोथ जिसका कमीशन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। INSV कौंडिन्य की ऐतिहासिक ओमान यात्रा और सुरक्षित वापसी। 5वीं सदी की प्राचीन भारतीय तकनीक से निर्मित इंजन रहित नौकायन पोत 2 मार्च 2026 को मुंबई में वापस हुआ। 5वीं शताब्दी की प्राचीन भारतीय तकनीक पर आधारित इंजन रहित पाल नौकायन पोत है यह, और किसी धातु और कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों की रस्सियों से सिला गया है और केवल पैडल कपड़े के पाल व हवा के सहारे चलता है। इसका डिजाइन अजंता की गुफाओं के एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र पर आधारित है और इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर पड़ा।
और ये गोवा की निजी कंपनी होंडी इनोवेशंस द्वारा संस्कृति मंत्रालय व भारतीय नौसेना के त्रिपक्षीय समझौते के तहत इसका निर्माण हुआ और ये 21 मई 2025 को नौसेना में शामिल किया गया। इसकी यात्रा का रूट और समय सीमा देखें तो 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर बंदरगाह गुजरात से मस्कट ओमान है तो प्राचीन समुद्री व्यापारिक मार्ग का अनुसरण कर 18 दिन की यात्रा के बाद 14 जनवरी 2026 को ये मस्कट ओमान पहुंचा और 7 से 8 फरवरी 2026 को मस्कट से वापसी शुरू हुई और 2 मार्च 2026 को मुंबई नौसेना गोदी में सुरक्षित वापस आ गया। इस मिशन का उद्देश्य है कि ओमान के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना व प्राचीन समुद्री मार्गों यानी मसाले वस्त्र व्यापार को पुनर्जीवित करना। इसका नेतृत्व कमांडर विकास सियोरान व कमांडर वाई हेमंत कुमार द्वारा किया गया और पश्चिमी कमान के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के अनुसार अगली यात्रा पूरी ओडिशा से बाली इंडोनेशिया हेतु होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026। 25 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित हुआ और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बनेगा। 25 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व लिव इन रिलेशनशिप में सभी धर्मों हेतु समान नियम लागू करने के उद्देश्य से यूसीसी विधेयक पारित किया। अगर यूसीसी का ऐतिहासिक क्रम देखा जाए तो पुर्तगाली शासन काल से ही यूसीसी लागू था गोवा में स्वतंत्रता के पहले से। उसके बाद उत्तराखंड स्वतंत्रता बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना जहां 27 जनवरी 2025 से यह नियम प्रभावी हुआ। अब गुजरात दूसरा राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद। यह राज्यपाल की अनुमति मिलते ही यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया गुजरात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधेयकों के प्रमुख कानूनी प्रावधान। पहला है महिला सशक्तिकरण, विवाह की कानूनी उम्र, तलाक के लिए समान नियम और बहुविवाह पर पूर्णतः रोक। दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और इसके उल्लंघन पर कारावास या जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और तीसरा है बच्चों के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चों के भविष्य व अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति का दर्जा। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, हिंदू, सिख या बौद्ध को छोड़कर अन्य धर्म अपनाने पर एससी दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और यह फैसला 24 मार्च 2026 को लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी व्यक्ति यदि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा और ये निर्णय जस्टिस पीके मिश्रा व जस्टिस मनमोहन की पीठ के द्वारा दिया गया। दलित व्यक्ति यदि ईसाई धर्म या अन्य गैर अधिसूचित धर्म अपनाता है तो SC/SC एक्ट के लाभों व कानूनी संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति एक साथ ईसाई या अन्य धर्म पालन व SC होने का दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। इस मामले की पृष्ठभूमि हम लोग देखें तो यह फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के निर्णय के विरुद्ध दायर चिथंदा आनंद की याचिका पर आया जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई पादरी बने थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल डेंटल कमीशन NDC का गठन। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI डेंटिस्ट एक्ट 1948 को निरस्त कर दिया और इसकी सूचना 19 मार्च 2026 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। केंद्र सरकार ने DCI को भंग कर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया। पहले इसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको भंग कर दिया गया डेंटिस्ट एक्ट 1948 के नियम को और यह अधिसूचना 19 मार्च 2026 को निकाली गई। अब केंद्र सरकार ने DCI को भंग कर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया है और यह गठन 19 मार्च 2026 को हुआ और डेंटिस्ट एक्ट 1948 जिसके तहत DCI का गठन हुआ था वो पूर्णतः निरस्त हो गया
और इसके प्रथम चेयरमैन डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। एनडीसी के आंतरिक ढांचे को देखें तो इसमें 3 बोर्ड हैं। पहला अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, इसमें दंत शिक्षा की यूजी और पीजी की गुणवत्ता व निगरानी का कार्य होगा। दूसरा है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, दंत संस्थानों का मूल्यांकन व मान्यता व रेटिंग प्रदान की जाएगी। एंड तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, इसमें दंत चिकित्सकों का पंजीकरण व आचार संहिता के बारे में देखा जाएगा। अगर इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग देखें, मेडिकल शिक्षा में इस तरह के सुधार हेतु केंद्र ने सितंबर 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भंग कर नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया। आगे हम लोग देखते हैं कालिंजर किला, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में है। इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है। अपार्चियन अनकॉन्फर्मिटी में प्रदर्शित किया गया। इस घोषणा के विवरण के बारे में हम लोग देखें, यह घोषणा मार्च 2026 में जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कलिंजर किला पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। उत्तर प्रदेश का यह पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है। और अपार्चियन अनकॉन्फॉर्मिटी के बारे में अगर देखें तो पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास के सबसे बड़े अंतराल यानी टाइम गैप को दर्शाती है। इसकी चट्टानी संरचना 2 से 2.5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर की परतों से हुई है। और जीएसआई के परिचय के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। यह भू विरासत स्थलों की पहचान व अनुसंधान हेतु प्राथमिक प्राधिकरण करता है। और इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में अब तक 70 भू स्थलों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है, जैसे कि मेघालय की मौसमाई गुफा, तिरुमाला पहाड़ियाँ, केरल का बरकाला चट्टान, कर्नाटक का सेंट मेरी द्वीप और चेन्नई का सेंट थॉमस माउंट। इसके आगे हम देखें प्रोजेक्ट चीता। बोत्सवाना से 9 नए चीतों का आगमन हुआ। मार्च 2026 के अंत तक भारत में कुल 53 चीते थे, 50 कूनों में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 9 नए चीते नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के बाद लाए गए। 7000 किलोमीटर सफर कर ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से वायुसेना हेलीकॉप्टरों द्वारा कूनो नेशनल पार्क यानी श्योपुर मध्य प्रदेश में इन्हें छोड़ा गया। और इसमें 6 मादा हैं, 3 नर हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा क्वारंटाइन वार्ड में इन्हें छोड़ा गया है। चीतों की प्रजनन एवं नई संख्या के बारे में हम लोग जाने। मार्च 2026 के अंत तक 9 मार्च 2026 को नामीबिया से पहले लाई गई एक मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। अब कुल संख्या 53 हो गई है शावकों सहित। कूनों में अब तक कुल 45 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें से 33 जीवित हैं। और 50 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं और 3 चीते मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। इस परियोजना की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जाने तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते आए, जो पीएम मोदी द्वारा कूनो में छोड़े गए थे। और दूसरी बार 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। और वर्तमान समय में शुरुआती 20 चीतों में से 11 जीवित हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना, पंजाब सरकार द्वारा लाया गया है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसके लिए 9300 करोड़ का प्रावधान है और एससी महिलाओं हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू है। और इसके लिए बजटीय आवंटन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 9300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामान्य और सभी पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और एससी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह विशेष सहायता के तौर पर दिया जाएगा। और यह भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खातों में किया जाएगा। अब इसकी पात्रता और अपात्रता के बारे में हम लोग जाने तो पात्रता में पंजाब की अस्थायी निवासी व वयस्क महिला आती हैं। विधवा या दिव्यांग अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन महिलाएं भी पात्र हैं। जबकि वर्तमान और पूर्व महिला सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता महिलाएं, वर्तमान या पूर्व महिला सांसद व विधायक,
इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी उनको इनका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की दूसरी IOS सागर पहल 2026। 16 IONS सदस्य देशों की भागीदारी में कोच्चि में प्रशिक्षण हुआ और फिर युद्धपोत पर तैनाती हुई। 16 मार्च 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व सहयोग बढ़ावा हेतु ये लाया गया है और सागर का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजनल। भारत ने फरवरी 2026 में IONS की अध्यक्षता ग्रहण की और इसी कारण 16 IONS सदस्य देशों के नौसैनिकों ने इस आयोजन में भाग लिया। इसका स्वरूप है कि संचालन सहभागिता कार्यक्रम और मित्र देशों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना जहाजों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण, नौकायन व समुद्री कौशल के अवसर प्रदान करना। इस आयोजन के 2 चरण हैं। पहला है कोच्चि केरल स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र, जिसमें समुद्री सुरक्षा, नौ संचालन व कौशल विकसित किया जाएगा। और दूसरा चरण है प्रशिक्षण के बाद विदेशी नौसैनिकों को समुद्र में वास्तविक संचालन हेतु भारतीय युद्धपोत पर तैनाती होगी। इससे पहले अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। लगभग 1 माह तक INS सुनियाना पर चला, जिसमें 9 मित्र देशों के 44 नौसैनिकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 22 मार्च का उल्लेख वर्ष दिवस खंड में किया गया, यानी इसमें बिहार का करंट अफेयर इंक्लूडेड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मार्च 2026 का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 28 फरवरी 2026 से युद्ध शुरू हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मृत्यु हो गई और हॉर्मुज जलडमरूमध पूरी तरह से बाधित हो गया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु केंद्रों व सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले हुए और संपूर्ण पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ गया। इसमें अमेरिका का ऑपरेशन एपिक क्यूरी हुआ और इजराइल का ऑपरेशन सुधारित तथ्य था। मूल दस्तावेज में ऑपरेशन राइजिंग लाइन लिखा हुआ है, परंतु यह नाम जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध से संबंधित था। फरवरी 2026 के इस नए हमले को मुख्यतः CIA इजरायल के संयुक्त गुप्त ऑपरेशन खोमेनेई व वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए के रूप में रिपोर्ट किया गया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुए। खामेनेई की मृत्यु 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु की पुष्टि 1 मार्च को ईरानी सरकार द्वारा की गई। इनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र मुजतबा खामेनेई को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ सभा द्वारा 8 मार्च 2026 यानी रविवार को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया, हमले के लगभग 1 सप्ताह के बाद। मुजतबा खामेनेई उस हमले में बाल बाल बचे थे और अपने आवास से बाहर निकले होने के कारण ये बच गए थे। नियुक्ति के बाद से वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। उनके स्वास्थ्य पर भी इस कारण से कई कयास लगाए गए कि वो स्वस्थ है या नहीं। अब हम लोग होर्मुज जलडमरूमध के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को देखें तो तेल परिवहन बाधा। ईरान ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध के रास्ते तेल परिवहन को लगभग बंद कर दिया। इसके वैश्विक प्रभाव ये रहा कि भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में खनिज तेल गैस आपूर्ति लड़खड़ा गई और वैश्विक बाजार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। ईरान ने जवाबी कार्यवाही में इजरायल के साथ सऊदी अरब, UAE, कतर व बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों व तेल केंद्रों को सैकड़ों मिसाइलों से निशाना बनाया। नेक्स्ट है नेपाल आम चुनाव 2026। इसमें बालेंद्र शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। RSP ने 182 सीटों के साथ 2/3 बहुमत हासिल की और इसके नेता बालेंद्र शाह हैं और पहले मधेसी प्रधानमंत्री। इसका नाम था सुधारित तथ्य सहित, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग दिख रहा है। चुनाव एवं शपथ ग्रहण देखा जाए तो 5 मार्च 2026 को नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी निचला सदन हेतु समय पूर्व चुनाव हुआ और 27 मार्च 2026 को बालेंद्र शाह ने नए प्रधानमंत्री की शपथ ली, जबकि मूल दस्तावेज में 28 मार्च लिखा था। सही तिथि 27 मार्च ही है और शुक्रवार को दोपहर 12:34 बजे ज्योतिषीय रूप से शुभ माने गए समय पर शपथ हुई थी। और इनको शपथकर्ता कौन थे तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। उन्होंने निवर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री
सुशीला कार्की का स्थान लिया था। पैंतीस से 36 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और विश्व के सबसे युवा सेवारत राष्ट्राध्यक्ष भी बने। मधेसी पहचान, वह नेपाल के पहले मधेसी या दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो भारत सीमा से लगे हैं वहां के प्रधानमंत्री थे, वहां के प्रधानमंत्री हैं। इनके पहले के कैरियर के बारे में देखा जाए तो पूर्व में वो रैपर व स्ट्रक्चरल इंजीनियर रह चुके हैं और मई 2022 से जनवरी 2026 तक काठमांडू के मेयर रहे हैं, जो कि पहले निर्दलीय मेयर रहे हैं। आरएसपी में शामिल होने हेतु जनवरी 2026 में मेयर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनका निर्वाचन क्षेत्र झापा था, जब 5 सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था और 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का गढ़ था और ओली को इन्होंने भारी मतों से हरा दिया था। इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, आरएसपी। इसमें 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में आरएसपी ने 182 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि 2022 में केवल 20 सीटें थीं। 4 बार पीएम रह चुके केपी शर्मा ओली स्वयं बालेंद्र शाह से चुनाव हार गए। शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस को केवल 38 सीटें और सीपीएन यूएमएल को 25 सीटें और पुष्प कुमार दहल की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 17 सीटें ही मिली। सितंबर 2025 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनजी आंदोलन से केपी शर्मा ओली सरकार गिरी थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जिसने संसद भंग कर मार्च 2026 में चुनाव करवाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 11वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थे। इसमें डिजिटलीकरण और स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई और उनकी यात्रा 4 से 7 मार्च 2026 को हुई थी और 4 दिवसीय राजकीय यात्रा थी और यह राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा रही। रायसीना संवाद में भागीदारी व पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता इसका मुख्य उद्देश्य रहा और रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। डिजिटलीकरण और स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमति हुई और 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया और अक्टूबर 2026 में भारत में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की सह मेजबानी पर भी सहमति हुई। 27 जनवरी 2026 को भारत EU FTA का दोनों नेताओं ने स्वागत किया। कुल 3 हस्ताक्षरित समझौते हुए। आधिकारिक सांख्यिकी क्षेत्र में, नवाचार क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की आवाजाही और पर्यावरण सहयोग हेतु नवंबर 2020 के समझौते का नवीकरण। नेक्स्ट है 11वां रायसीना संवाद, नई दिल्ली। इसका थीम था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति और यह विदेश मंत्रालय व ORF द्वारा संयुक्त आयोजन था। यह सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2026 को हुआ नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसके आयोजक विदेश मंत्रालय व थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थे। इसकी शुरुआत 2016 में हुई। जर्मनी की म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन व सिंगापुर के सांग्री-ला संवाद के समकक्ष और इसका नाम रायसीना हिल्स पर आधारित है। 2026 के 11वें रायसीना संवाद की थीम है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति और इसके मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। और इस सम्मेलन के 6 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है विवादित सीमाएं, जिसमें शक्ति, ध्रुवीकरण और परिधि। दूसरा है साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण, यानी नए समूह, नए संरक्षक, नए रास्ते। तीसरा है व्हाइट व्हेल, एजेंडा 2030 की खोज। और चौथा है अंतिम समय, जलवायु संघर्ष और विलंब की कीमत। और पांचवा है भविष्य की दुनिया, एक तकनीक प्रधान समाज की ओर। और छठा है टैरिफ के दौर में व्यापार, यानी पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ऐतिहासिक भारत यात्रा। यह यात्रा 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक रही। द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 50 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक और इसके दौरान 8 समझौते भी हुए। ये 4 दिवसीय यात्रा थी 27 फरवरी से 2 मार्च तक और मार्च 2025 कार्यभार के बाद इनकी पहली भारत यात्रा थी और ये घटनाक्रम मुंबई से शुरुआत हुआ। भारतीय उद्यमियों, वित्तीय विशेषज्ञों से मुलाकात की इन्होंने और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की।
वैश्विक गठबंधन में कनाडा की घोषणा है। आईएसए और जीबीए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन व बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का इरादा। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी आईओआरए में डायलॉग पार्टनर बनने की घोषणा। और इस घोषणा की स्वागत भारत ने की। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और सीईपीए वार्ता 2023 से रुकी थी और सीईपीए वार्ता को 2026 अंत तक अंतिम रूप देने का निश्चय किया गया। भारत कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन हुआ और कनाडाई पेंशन फंड्स का भारत में 100 अरब का निवेश भी हुआ। इसके अलावा परमाणु व अन्य समझौते हुए। यूरेनियम आपूर्ति समझौता, कनाडा की केमेको कंपनी 2035 तक 2.20 करोड़ पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगी। महत्वपूर्ण खनिज, शैक्षणिक आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग पर भी समझौता हुआ। और इंडो कनाडा डिफेंस डायलॉग व इंडिया कनाडा पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप पहल भी शुरू की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीपरी वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट 2026। अवधि है इसकी 2021 से 2025। यूक्रेन 9.7% के साथ सर्वप्रथम आयातक रहा, यानी पहले स्थान का। और दूसरे स्थान पर भारत रहा जो 8.2% हथियार आयात करता है, जबकि अमेरिका शीर्ष निर्यातक रहा 42% के साथ। अब हम लोग वैश्विक शस्त्र आयात के बारे में देखें तो शीर्ष 5 आयातक देश हैं। पहले पर यूक्रेन, दूसरे पर भारत और तीसरा पर सऊदी अरब, चौथा कतर और पांचवा पाकिस्तान। यूक्रेन वैश्विक आयात का 9.7% हिस्सा अकेले आयात करता है। 2016 से 2020 की तुलना में आयात में 11,000 से भी अधिक प्रतिशत में वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक आयात में 8.2% के साथ दूसरा स्थान रखता है और 2016 से 20 की तुलना में आयात में 4% की कमी आई है। भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है? तो भारत अपने कुल खरीद का 40% हिस्सा रूस से, 29% फ्रांस से और 15% इजराइल से आयात करता है। फ्रांस व रूस दोनों के सैन्य निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार भारत ही है। और देखें वैश्विक शस्त्र निर्यात के बारे में तो शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन। अमेरिका 42% के साथ पहले नंबर पर आता है और इसके निर्यात में 27% की वृद्धि हुई है। और इसके शीर्ष खरीदार हैं सऊदी अरब, यूक्रेन और जापान। फ्रांस 9.8% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है शस्त्र निर्यात में और इसका शीर्ष खरीदार भारत है, 24% भारत अकेले खरीदता है। रूस 6.8% के साथ तीसरे स्थान पर है और इसके निर्यात में 64% की गिरावट हुई और इसका भी शीर्ष खरीदार भारत है, इसका 48% शस्त्र भारत अकेले खरीदता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पाकिस्तान विश्व का 5वां सबसे बड़ा आयातक रहा जो 4.2% के साथ और इसके आयात में 66% की वृद्धि हुई। शीर्ष आपूर्तिकर्ता इसका चीन रहा, 80% शस्त्र पाकिस्तान को चाइना ही देता है, 7% तुर्की और 4.6% नीदरलैंड। चीन के आयात में 72% गिरावट हुई। 16वें 2024 से 16वें से 21वें स्थान पर आ गया है चीन 2021 से 2025 की तुलना में। चीन का 61% हथियार निर्यात पाकिस्तान को होता है। क्षेत्रीय हिस्सेदारी देखें तो यूरोप में 33% सर्वाधिक और एशिया ओशिनिया 31%, मध्य पूर्व 26%। नेक्स्ट हम देखें इटली जनमत संग्रह 2026 जॉर्जिया मेलोनी सरकार की राजनीतिक पराजय। 54% मतदाताओं ने विरोध में मतदान किया और मतदान का 22-23 मार्च 2026 को प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधारों पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया गया। परिणाम रहा कि विरोध में 54% और पक्ष में 46% ही मत मिले। 2 दिनों में कुल 59% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया और 2022 में सत्ता संभालने के बाद से पीएम जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व हेतु यह पहला सबसे बड़ा घरेलू राजनीतिक झटका है। अब हम लोग मार्च 2026 का आर्थिक घटनाक्रम देखें तो पहला है भारत का कृषि उत्पादन, दूसरा अग्रिम अनुमान फसल वर्ष 2025-26।
कुल खाद्यान्न उत्पादन 348.66 मिलियन टन अनुमानित है। गेहूं और खरीफ चावल रिकॉर्ड स्तर पर है। अनुमान के विवरण देखें तो इसको 10 मार्च 2026 को जारी किया गया केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस अनुमान में केवल खरीफ और रबी मौसम शामिल है। जायद फसल के आंकड़े मई जून 2026 के तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल होंगे। कुल खाद्यान्न उत्पादन 348.66 मिलियन टन रखी गई है। इसमें खरीफ से 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी 1745.13 लाख मीट्रिक टन। हम लोग देखें कि रिकॉर्ड उत्पादन वाली प्रमुख फसलें तो खरीफ चावल उत्पादन रहा 1239.28 लाख टन। ये पिछले वर्ष से 11.56 लाख टन अधिक है। उसके बाद है गेहूं 1202.10 इसका उत्पादन रहा और पिछले वर्ष से 22.65 लाख टन ये अधिक रहा। उसके बाद देखिए हम लोग मक्का के बारे में तो इसका उत्पादन 302.47 लाख टन रहा। ये भी रिकॉर्ड स्तर का उत्पादन रहा। उसके बाद एक मूंगफली 112.94 लाख टन और इसका भी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर का था। कुछ अन्य प्रमुख फसलों के आंकड़े को देखें तो श्री अन्न यानी मिलेट्स खरीफ फसल 123.43 लाख टन और रबी 30.98 लाख टन उत्पादित हुआ। उसके बाद दलहन में देखें तो चना 117.92 लाख टन, तूर या अरहर 34.55 लाख टन और मसूर 17.33 लाख टन रहा। तिलहन में हम लोग देखें तो रेपसीड सरसों 133 लाख टन, सोयाबीन 127 लाख टन और कुल खरीफ तिलहन 265.33 लाख टन रहा, जिसमें रबी तिलहन 144.65 लाख टन तक रहा। उसके बाद नकदी फसलें देखें तो गन्ना 5001.97 लाख मीट्रिक टन, कपास 290.91 लाख गांठें और जूट 81.27 लाख गांठें और ये गांठें 180 किलोग्राम की होती हैं। एक गांठ यानी एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ ब्याज दर जो कि 8.25% पर बरकरार रहा। लगातार तीसरे वर्ष भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ मिला। इसका 2 मार्च 2026 को ईपीएफओ की सीबीटी यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा संस्तुति मिली और 8.25% दर के साथ लगातार तीसरे वर्ष समान दर रहा। बाजार ब्याज दरों और रेपो रेट में गिरावट के बावजूद 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर को लाभ भी मिला। ईपीएफ की प्रकृति व नियम को देखें तो ईपीएफ का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ब्याज तय करता है और अंतिम मंजूरी वित्त मंत्रालय देता है और इसकी गणना मासिक और जमा वार्षिक रूप से की जाती है। इसके लिए पात्रता कितना निर्धारित है तो 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। कुछ मामलों में 20 से कम पर भी लागू है। नेक्स्ट है ट्राई रिपोर्ट भारत में दूरसंचार परिदृश्य दिसंबर 2025 तक। कुल टेलीफोन उपभोक्ता 130.61 करोड़ है, जिसमें दिल्ली सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश और बिहार न्यूनतम है। कुल उपभोक्ता 1314.14 मिलियन दिसंबर 2024 से 9.77% अधिक। शहरी ग्रामीण वितरण में देखा जाए तो शहरी में 762.44 मिलियन जो कि 58.37% है और ग्रामीण 543.70 मिलियन जो कि 41.63% है। हम लोग राष्ट्रीय टेली डेंसिटी देखें तो राष्ट्रीय टेली डेंसिटी 91.74% है, जिसमें शहरी 148.92% और ग्रामीण 59.63% है। और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता देखें तो 1007.36 मिलियन लोग हैं यानी 100.74 करोड़। राज्यवार टेली डेंसिटी देखें तो सबसे अधिक दिल्ली में है 359.50%, कर्नाटक में 127.85% और हिमाचल प्रदेश में 125.36% और न्यूनतम टेल डेंसिटी देखें तो बिहार का है 61.88%, उत्तर प्रदेश का है 69.74% और मध्य प्रदेश का है 72.33%। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026।
ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर व यूएनएसडीएसएन द्वारा 20 मार्च 2026 को जारी हुआ और ये 14वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। इसके जारीकर्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर व यूएनएसडीएन के सहयोग से यह जारी किया गया और ये 20 मार्च को जारी हुआ और ये 14वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इसके प्रमुख मानक हैं जीडीपी या आय वृद्धि के अलावा खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। और ये 2023 से 2025 के आंकड़ों पर की औसत पर आधारित रहा। नेक्स्ट है ईरान का मौद्रिक संकट, 1 करोड़ रियाल के करेंसी नोट जारी। युद्ध व प्रतिबंधों के कारण भीषण मुद्रास्फीति हुई और 1 करोड़ रियाल का मूल्य मात्र 6 से 7 डॉलर आ रह गया। नया नोट मार्च 2026 में मुद्रा की भारी कमी और बेकाबू महंगाई से निपटने हेतु 1-1 करोड़ रियाल के नए करेंसी नोट जारी किए गए। युद्ध से ठीक पहले 1 फरवरी 2026 को 50 लाख रियाल का नोट भी जारी किया गया था और मार्च 2026 के मध्य में 1 करोड़ ईरानी रियाल का मूल्य मात्र 6 से 7 डॉलर आंका गया था। इसके संकट के कारण और प्रभाव को हम देखें तो युद्ध से वैश्विक तेल गैस आपूर्ति बाधित हो गया और तेल गैस कीमतों में उछाल से लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई और ईरान में खाद्य पदार्थ व आवश्यक वस्तुएं दोगुने या उससे भी अधिक महंगी हो गई। नेक्स्ट है नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये दूसरा संस्करण है। इसमें ओडिशा शीर्ष पर है अचीवर के तौर पर और पंजाब सबसे कमजोर है और बिहार परफॉर्मर रैंक में 12वीं परफॉर्मर कैटेगरी में 12वीं रैंक लाया है। इसको नीति आयोग ने जारी किया। मार्च 2026 में इसका दूसरा संस्करण जारी हुआ और पहला संस्करण जनवरी 2025 में जारी हुआ था 2022-23 के लिए 18 राज्यों का मूल्यांकन करने के लिए। मार्च 2026 के दूसरे संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों के साथ पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र के 10 छोटे राज्य इसमें शामिल हैं, यानी कुल 28 राज्य शामिल हैं और इसका मूल्यांकन पैमाना 0 से 100 के बीच होता है। राजकोषीय स्वास्थ्य के 5 स्तंभ हैं: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। और राज्यों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया है जो इस प्रकार है। अचीवर कैटेगरी में उड़ीसा पहले नंबर पर है, फ्रंट रनर में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है और परफॉर्मर में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार 30.9 अंकों के साथ 12वीं रैंक पे है। उसके बाद है एस्पिरेशनल में केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो सबसे कमजोर पंजाब रहा जिसका स्कोर 12.4 और रैंक 18वीं रही और सूचकांक में सबसे खराब राजकोषीय स्थिति पंजाब की रही। और पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्रों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, फिर उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। नेक्स्ट है खुदरा मुद्रास्फीति का नया लक्ष्य 2030 से 31। आरबीआई को 4% ±2% का लक्ष्य अगले 5 वर्षों यानी मार्च 2031 तक के लिए सौंपा गया। लक्ष्य का विवरण इस प्रकार है कि केंद्र ने आरबीआई को 2030-31 यानी मार्च 2031 तक खुदरा मुद्रास्फीति नियंत्रण का नया लक्ष्य सौंपा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखें तो सरकार ने यह लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक के लिए तय किया था। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका प्रथम विस्तार 2021 में हुआ, जहां मार्च 2026 तक के लिए इसको बरकरार रखा गया और इसका दूसरा विस्तार मार्च 2026 में हुआ। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे पुनः मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पतालों का विस्तार। 2018-19 के 6917 अस्पतालों से फरवरी 2026 तक 36,229 अस्पताल बने, जिसमें 5 गुना से अधिक वृद्धि हुई। और इसका स्वरूप है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। सितंबर 2018 में रांची, झारखंड से शुरू हुआ और इसमें प्रतिवर्ष 5 लाख तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है। अब तक सभी परिवारों के 70 प्लस वरिष्ठ नागरिक व अन्य विशिष्ट वर्ग भी जिन नागरिकों की आय 70 से ज्यादा जिन नागरिकों की आयु 70 से अधिक हो गई है या 70 वर्ष से अधिक हो गई है, वे और अन्य विशिष्ट वर्ग के नागरिक भी इसके लाभार्थी हैं। 2018-19 में कुल अस्पताल 6917 थे, जिसमें सरकारी 3013 और निजी 3904
फरवरी 2026 में अस्पतालों की संख्या 36,229 हो गई है, जिसमें सरकारी 19,483 और निजी 16,746 हो गए हैं। योजना की जानकारी 23 मार्च 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई। पंजीकृत कोई भी अस्पताल पात्र लाभार्थियों को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है नारियल उत्पादन में भारत का वैश्विक परिदृश्य। वैश्विक उत्पादन में 30.7% का योगदान है भारत का नारियल उत्पादन में। भारत प्रथम स्थान पर है और इंडोनेशिया को पछाड़कर ये पहला स्थान हासिल किया है। इसकी जानकारी 17 मार्च 2026 को कृषि मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई और वैश्विक उत्पादन में 30.7% योगदान के साथ विश्व में पहले स्थान पर भारत आ गया है। इससे पहले इंडोनेशिया पहले स्थान पर था, अब भारत शीर्ष पर है। अन्य प्रमुख उत्पादक में इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और ब्राजील हैं। उत्पादन के आंकड़ों को हम लोग देखें तो विश्व में 12,390 हजार हेक्टेयर खेती क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2165 हजार हेक्टेयर है और इसके उत्पादन में देखें तो 21,373.62 मिलियन टन प्रति वर्ष। औसत उत्पादकता 9871 नारियल प्रति हेक्टेयर है। इसमें प्रमुख राज्य हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसकी घोषणा बजट 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है कि पुराने और कम उत्पादकता वाले पेड़ों के स्थान पर नई किस्म के पौधों को लगाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य। यह 33,600 करोड़ रुपए के प्रावधान है इसके लिए और 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और इसकी मंजूरी पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 मार्च 2026 को दी और इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। 33,600 करोड़ इसके लिए वित्तीय आवंटन किया गया है औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु और इसका मूल लक्ष्य है विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण क्षमता वृद्धि और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। राज्य सरकारों व निजी क्षेत्रों के सहयोग से प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, इनकी संख्या व आकार देखें तो 100 पार्क है और आकार 100 से 1000 एकड़ तक का है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्गीकरण देखें तो मूलभूत में सड़कें, ड्रेनेज, आईसीटी इत्यादि हैं और मूल्य वर्धित में फैक्ट्री शेड, वेयर हाउसिंग और सामाजिक में श्रमिक आवास हैं। उसके लाभार्थी हैं विनिर्माण इकाइयां, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेशक प्राथमिक तौर पे और स्थानीय श्रमिक लॉजिस्टिक्स सर्विस सेक्टर द्वितीयक। इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्च 2026 में हुई सभी नियुक्तियां। चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम दोराईस्वामी बने हैं। इनकी ये आईएफएस के 1992 बैच के वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं। इन्होंने प्रदीप कुमार रावत का स्थान लिया जो मार्च 2022 से चीन में राजदूत थे। और इनके पूर्व के अनुभव के बारे में देखा जाए तो ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त और पूर्व में बांग्लादेश उच्चायुक्त, दक्षिण कोरिया व उज्बेकिस्तान में राजदूत के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद मार्च 2026 में पुनः निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार। अध्यक्ष पद के इतिहास के बारे में देखें तो 2016 में शरद यादव के बाद ये पहली बार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने थे। 2019 में दूसरी बार और 2020 में इन्होंने पद छोड़ दिया था और 2023 में दोबारा इन्होंने कमान संभाल ली और मार्च 2026 पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसके बाद है एचडीएफसी एर्गो के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं पार्थनिल घोष। एचडीएफसी ईआरजीओ के कार्यकारी निदेशक रहे पार्थनिल घोष नए एमडी और सीईओ बन गए हैं और यह आईआरडीए मंजूरी के बाद 16 अप्रैल 2026 से ये कार्यभार संभालेंगे और ये अनुज त्यागी का स्थान लिए हैं। अनुज त्यागी ने 16 जनवरी 2026 को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद है भारतीय थल सेना नेतृत्व में व्यापक फेरबदल। इसके नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने जो दक्षिणी कमान के जीओसी इन सी रहे हैं और पश्चिमी कमान निवर्तमान उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह नए कमांडर बने हैं और पूर्वी कमान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बीएमबी कृष्णन नए कमांडर बने हैं और दक्षिणी कमान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन धीरज सेठ का स्थान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं मार्च 2026 के चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो अयातुल्लाह अली खामेनी जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता थे,
ये प्रभावशाली ईरानी राजनीतिज्ञ व शिया धर्मगुरु थे। 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति भी रहे। 1989 से 28 फरवरी 2026 तक लगभग 37 वर्ष, जो मूल दस्तावेज में 36 वर्ष से अधिक लिखा है। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह 37 वर्ष का इनका कार्यकाल था और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के बाद सर्वोच्च नेता थे। इनका निधन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में तेहरान स्थित आवास पर हो गया और इनके निधन की पुष्टि 1 मार्च 2026 को हुई। अमेरिका के साथ ईरान के संबंध शत्रुतापूर्ण रहे और अमेरिका इजराइल के एक कट्टर विरोधी रहे। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में हमास का तथा रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का इन्होंने खुला समर्थन किया था। इनके उत्तराधिकारी के रूप में इनके पुत्र मुजतबा खामेनेई को चुना गया है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा 8 मार्च 2026 को। इसके बाद है एच.के. दुआ यानी हरि कृष्ण दुआ, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनयिक। प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार, कुशल राजनयिक व राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य, जिनकी 88 वर्ष की आयु में 4 मार्च 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया। इनके प्रमुख पद व भूमिकाओं के बारे में अगर हम लोग जाने तो 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी एंड एच.डी. देवगौड़ा के मीडिया सलाहकार रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स 1987 से 94 तक इन्होंने काम किया है और इंडियन एक्सप्रेस में 1994 से 96 तक इन्होंने काम किया है। द ट्रिब्यून के मुख्य संपादक रहे हैं 2003 से 2009 तक और 2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दिए हैं और 2009 से 2015 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में इन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं। इनको 1998 में पद्म भूषण मिला और पंजाब विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डी लिटरेट की मानद उपाधि भी इनको मिली थी। नेक्स्ट है प्रोफेसर टी.के. ओमन, थराइकुल कुलेन ओमन, समाजशास्त्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री व शिक्षाविद रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय व जेएनयू में अध्यापन का कार्य इन्होंने किया है। प्रोफेसर एमेरिट्स। इनकी 88 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 2026 को गुरुग्राम हरियाणा में निधन हो गई। इनके योगदान के बारे में हम लोग जाने तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन पर शोध मील का पत्थर माना जाता है और यह शोध इन्होंने ही किया था। और विश्व के समाजशास्त्रियों की शीर्ष संस्था इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब हम लोग मार्च 2026 मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। यूएन महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में इसका निर्णय लिया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। यूएन महासभा ने 28 नवंबर 2012 को यह प्रस्ताव पारित किया था और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी विभाजन से बिहार पृथक राज्य बना था और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सम्मान और पुरस्कार के बारे में। तो बीसीसीआई नमन पुरस्कार रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट और सुमन गिल व स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। आयोजन का विवरण 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ और वर्ष 2024-25 के नमन पुरस्कार प्रदान करने के लिए। सीनियर पुरुष में देखा जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 व टी20 विश्व कप 2026 विजेता। तो सीनियर महिला आईसीसी महिला विश्व कप 2025 विजेता और अंडर 19 पुरुष व महिला विश्व कप विजेता टीमें भी इसमें शामिल हुई। इनको विशेष सम्मान दिया गया। सर्वोच्च सम्मान इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नल सीके नायडू पुरस्कार पुरुष श्रेणी में रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से मिला और महिला हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट मिताली राज को मिला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार के बारे में देखें तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष वर्ग में पाली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला दूसरी बार और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को मिला 5वीं बार। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरुष और महिला वर्ग में हर्षित राणा और एनश्री चरणी को मिला और ओडीआई सर्वाधिक रन और विकेट में महिला वर्ग में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को मिला।
घरेलू क्रिकेट व अन्य पुरस्कार के बारे में देखें तो लाला अमरनाथ पुरस्कार रणजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे को मिला, विदर्भ टीम से खेलते हैं। और लाला अमरनाथ पुरस्कार सीमित ओवर ऑलराउंडर को के लिए आयुष महात्रे को मिला, यह मुंबई की टीम से खेलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इसका इनाम मिला। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी ये सीनियर और जूनियर महिला वर्ग के लिए शेफाली वर्मा को मिला, और ये हरियाणा की हैं। और ईरा जाधव को मिला, और ये मुंबई से खेलती हैं। नेक्स्ट है 98वें ऑस्कर पुरस्कार। वन वन बैटल आफ्टर अनदर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 6 पुरस्कार मिला, और पहली बार सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग श्रेणी शुरू हुई। इस आयोजन का यह 15 मार्च 2026 को इसका वितरण किया गया। कुल 24 श्रेणियां थी, और इस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। 2001 के बाद पहली नई श्रेणी है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में तो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी अंतिम सूची में जगह नहीं मिली या अंतिम सूची में नहीं पहुंची। बाकी का उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर माह कुछ ना कुछ पुरस्कार आते रहते हैं। या कुछ प्रमुख विजेताओं की सूची दी है, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2025। तमिल कवि गीतकार वैरामुथु रामासामी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए हैं। वैरामुथु रामासामी 73 वर्ष के हैं, और इस पुरस्कार की घोषणा 15 मार्च 2026 को की गई। तमिल साहित्य में तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। इससे पूर्व पीवी अकिलदम को 1975 में, व डी जयकांतन को 2002 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार तमिल सिनेमा के गीतों हेतु तो 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, 10 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, और 2003 में पद्म श्री और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। 35वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2025 बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को मिला। 21 वर्षों बाद किसी बांग्ला साहित्यकार को सम्मान मिला है। रामकुमार मुखोपाध्याय का उपन्यास हर पार्वती कथा हेतु मिला है। यह शिव पार्वती पौराणिक कथा पर आधारित है, और 21 वर्षों के अंतराल के बाद किसी बांग्ला साहित्यकार को मिला है, और इससे पूर्व 2004 में सुनील कुमार गंगोपाध्याय को मिला था। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति कैश और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया है। ये टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को मिला है मानद नाइटहुड उपाधि, यानी नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ये क्यों मिला है, तो भारत ब्रिटेन व्यापारिक संबंध मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्कॉटहोम वाटर प्राइज। यह जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, और ईरानी मूल के काबे हमदानी को जल दिवालियापन शोध हेतु यह पुरस्कार मिला है। काबे हमदानी यूएनयू यानी इनवेह के निदेशक हैं, और जल दिवालियापन इनका शोध विषय था। और यह पुरस्कार स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन व रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा अगस्त 2026 में स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताफ द्वारा दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख स्वीडिश क्रोनर। और भारतीय जुड़ाव देखें तो भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह को 2015 में यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार मिला। हिंदी में ममता कालिया और अंग्रेजी में नवतेज सरना को यह पुरस्कार मिला। और यह पुरस्कार 16 मार्च 2026 को इसकी घोषणा हुई, और इसका वितरण 31 मार्च 2026 को किया गया। ये 24 भारतीय भाषाओं को कवर करता है। 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा और 1 साहित्यिक आलोचना। हिंदी विजेता ममता कालिया रही। इसका संस्मरण जीते जी इलाहाबाद है,
और अंग्रेजी विजेता नवतेज सरना है और इनका उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग है। इसमें पुरस्कार के स्वरूप एक ताम्रपत्र, शॉल और 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार। जफर इकबाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हार्दिक सिंह व नवनीत कौर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कार मिला। यह 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में इसका वितरण हुआ और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य रक्षा मंत्री निखिल खड़से की उपस्थिति में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हम लोग कुछ सम्मेलन को देखें तो पहला है विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन याओंडे कैमरून में आयोजित हुआ और यह 166 सदस्य देशों के व्यापारिक मंत्रियों की भागीदारी रही। इसका आयोजन MC14 यानी कैमरून के याओंडे में 26 से 29 मार्च 2026 तक किया गया। WTO का यह सबसे बड़ा सम्मेलन था। यह प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। पिछला यानी 13वां 2024 में अबू धाबी में हुआ था और कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैगलायर मबारगा अंतागना ने इसकी अध्यक्षता की और सभी 166 सदस्य देशों के मंत्री इसमें शामिल थे और भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे। अमेरिका, इजराइल व ईरान तनाव के भू राजनीतिक संकट के समय आयोजित वैश्विक व्यापार पर अनिश्चितता और WTO नीतिगत ढांचे में सुधार, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की अनियमितताएं, विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा सब्सिडी व अन्य मत्स्य पालन सब्सिडी हेतु ये प्रमुख मुद्दे थे। नेक्स्ट है प्रमुख सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2026 भारत और अमेरिका। यह 16वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया और इसमें भारतीय विशेष बल के 45 जवान व अमेरिकी विशेष बलों के 12 जवानों की भागीदारी रही। इसका पिछला संस्करण यानी 15वां संस्करण नवंबर 2024 में इडाहो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2026 भारत और जापान के बीच में हुआ और यह 7वां संस्करण था। उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में 24 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ। दोनों देशों से 120 सदस्यों के दल ने इसमें भागीदारी की और यह 2018 में शुरू हुआ था और भारत जापान में वैकल्पिक आयोजन होता है। पिछला यानी छठा आयोजन 2025 में जापान के पूर्वी फिजी क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद है लामितीय अभ्यास 2026 भारत और सेशल्स के बीच में होता है। यह 9 से 20 मार्च 2026 को सेशल्स रक्षा अकादमी में संपन्न हुआ। यह 11वां संस्करण था। इसमें सेना के तीनों अंग थल, नभ, जल शामिल हुए थे और लामितीय क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मित्रता और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। उसके बाद है नौसैनिक अभ्यास ककाडू 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है और इस यह मार्च 2026 में आयोजित हुआ सिडनी के तट पर और भारत की ओर से इसमें INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया। यह नाटो का बृहद सैन्य अभ्यास है और फरवरी 2026 में जर्मनी व बाल्टिक सागर में आयोजित होगा। इस वर्ष अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। यूरोप के 13 देशों के 10,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना का मिशन। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारतीय वाणिज्यिक टैंकरों को सुरक्षित निकालने हेतु विशेष नौसैनिक मिशन शुरू किए गए। अमेरिका, इजराइल व ईरान युद्ध के दौरान ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू बंद किए जाने पर यह शुरू किया गया और ये जलडमरू मध्य मार्ग केवल मित्र राष्ट्रों हेतु ही खुला था और भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ व नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तेल गैस से भरे वाणिज्यिक टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने हेतु विशेष मिशन चलाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं खेल कूद के बारे में। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक खिताबी जीत हुई। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती और फाइनल में कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त पर हरा दिया। सत्र 2025-26 में जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती और 8 मार्च 2026 को कर्नाटक के हुबली के DR वेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में यह आयोजित हुआ। कप्तान पारस डोगरा की टीम ने पहली पारी की बढ़त पर कर्नाटक को हराया और कर्नाटक इस बार उप विजेता रहा जिससे इससे पूर्व 8 बार रणजी ट्रॉफी कर्नाटक जीत चुका है
और इसका पहला विजेता विदर्भ था 2000, पिछला विजेता विदर्भ था 2024-25 में। नेक्स्ट है 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप टारून, ये पोलैंड में 2026 में हुआ। 118 देशों के 674 एथलीटों ने भाग लिया। भारत का कोई एथलीट इसमें शामिल नहीं था और 2028 में इसकी मेजबानी भारत भुवनेश्वर में होगी। इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। उसके बाद है आगामी संस्करण यानी 22वीं चैंपियनशिप 2028 में भारत को मेजबानी मिली है। यह निर्णय 19 मार्च 2026 को पोलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल बैठक में हुई। आगामी 22वें संस्करण 2028 की मेजबानी भारत को मिली और यह आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष की शुरुआत में दावेदारी पेश की थी और भारतीय एथलेटिक्स के बढ़ते कद का प्रतीक है ये। उसके बाद मिसलेनियस फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दोनों चालकों की मृत्यु हो गई। असम का पहाड़ी कार्बी आंगलोंग क्षेत्र जोरहाट से प्रशिक्षण अभियान पर उड़ा सुखोई Su-30 MKI पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क टूट गया और जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर इसके अवशेष मिले हैं। दोनों चालक की मृत्यु हो गई। स्क्वाड्रन लीडर अनुज तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागर की मृत्यु हो गई। और ये रूस निर्मित Su-30 MKI वायुसेना के रीढ़ माना जाता है। अब तक 1 दर्जन सुखोई हादसे हो चुके हैं। इससे पहले 4 जून 2024 को नासिक व 28 जनवरी 2023 को ग्वालियर के पास सुखोई मिराज टकराव में दुर्घटनाएं हुई थी। इसके बाद है पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली। 47 देशों की 147 प्लस फिल्में इसमें शामिल हुई और गुरुदत्त की जन्म शताब्दी पर प्यासा का रिस्टोर्ड प्रिंट प्रदर्शन हुआ और यह 25 से 31 मार्च 2026 तक इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम में। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया था। उद्घाटन फिल्म था सिरात और 47 देशों की 147 प्लस फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई और गुरुदत्त की जन्म शताब्दी पर प्यासा सहित पुरानी फिल्मों के रिस्टोर्ड प्रिंट दिखाए गए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नंदामुरी बालकृष्ण को, शर्मिला टैगोर को व धर्मेंद्र को मरणोपरांत। विमान दुर्घटनाएं बोलीविया एवं कोलंबिया। बोलीविया बैंक नोट ले जा रहा वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। एल आल्टो शहर बोलीविया में हरक्यूलिस C-130 विमान से यह क्रैश जा रहा था। सेंट्रल बैंक से 12 टन नए नोट ले जा रहा था। खराब मौसम में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर व्यस्त सड़क पर यह गिर गया और कम से कम 25 लोगों की मृत्यु हुई और नोट लूटने भीड़ जमा हो गई। पुलिस को वाटर कैनन व आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कोलंबिया सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्यूर्टो लेगोइजामो दक्षिणी अमेजन क्षेत्र पेरू सीमा के निकट है। यह हरक्यूलिस C-130 विमान था और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 66 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें 50 प्लस सैनिक हैं। पुस्तकें देखें तो नई प्रकाशित पुस्तकें हैं क्रिम्सन स्प्रिंग, ये नवजीत सेरना की है। मलाइका अरोड़ा की पुस्तक इट इजी टू बी हेल्दी और के वेणुगोपाल की पुस्तक एन एक्सीडेंटल लॉयर। इस प्रकार हम लोग का मार्च 2026 का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।